नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का ये जो चैप्टर नंबर है भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव। इसका हम बात करेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रॉपर कवर करवा दी है और यूनिट 3 में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के ऊपर और ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलो आज टॉपिक देख लेते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है वारेन हेस्टिंग का इतिहास और उसके सुधार। इसमें हम बेसिकली 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, जो वारेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने जितने भी सुधार किए थे भारत के अंदर उसके बारे में, और सेकंड जो है लॉर्ड जो थे उनके बारे में कि उन्होंने इसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या क्या सुधार किए। तो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था रैयतवाड़ी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस चैप्टर में से मेन 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 80% चांसेस हैं कि आपसे रैयतवाड़ी पूछ लिया जाएगा, नहीं तो 20% चांसेस ये रहते हैं कि वारेन हेस्टिंग का सुधार या आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का सुधार जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग का इतिहास और उसके सुधार। सबसे पहले हम जानेंगे कि वारेन हेस्टिंग जो था वो कौन थे। तो देखो 1750 में क्लर्क थे, वो मात्र एक क्लर्क थे 1750 में। क्लर्क कहाँ पे थे? कोलकाता में। उसके बाद 1772 से लेकर 1773 के बीच में वो बंगाल के गवर्नर बने। कौन बने? बंगाल के गवर्नर। और 1772 में जैसे ही वो बंगाल के गवर्नर बनते हैं वो क्या करते हैं, द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। जो वहाँ पे 2 शासन होता था ना, उसको वो समाप्त कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी। तो द्वैध शासन की शुरुआत क्लाइव द्वारा की गई थी और इसका एंड जो है वो वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। 1774 में गवर्नर जनरल, यानी कि 1774 में कौन बने? पहले तो ये 1772 में बंगाल के गवर्नर बने, फिर 1774 में ये गवर्नर जनरल बने और ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहले सबसे पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने या बंगाल के कौन बने। तो कौन है? वारेन हेस्टिंग। कैसे बने थे? 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत ये 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 1774 में ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा ये जाना है इनके पॉइंट कि ये कौन थे, सबसे पहले कौन थे, उसके बाद गवर्नर बने, फिर उसके बाद जनरल गवर्नर बने। अब हम बात कर लेते हैं इनके मेन पॉइंट के बारे में, जो कि हम बात करेंगे इनके सुधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके न्यायिक सुधार, यानी न्याय से रिलेटेड जो होता है, जस्टिस से जो रिलेटेड सुधार इन्होंने किए वो देखेंगे हम। तो इनको न्यायिक सुधार का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यायिक सुधार किए थे। मुग़ल व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की थी इन्होंने। जो मुग़ल काल में जो नियम थे, कानून थे, उनको अपनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज़ आए थे ना, तो अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का ही शासन भारत में हुआ करता था, उसके बाद ही यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे। तो इनकी कोशिश यही थी कि ये मुग़ल व्यवस्था को अपनाएं, ताकि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है वही उसी को लोग मतलब फॉलो करें। इन्होंने कोई ज़्यादा नियम नहीं बनाए न्यायिक व्यवस्था को लेकर। उसके बाद इन्होंने हाँ ये नियम ज़रूर बनाया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग न्याय कानून बनाया गया। यानी कि अगर हिंदू कोई क्राइम करता है तो उसके लिए अलग उसको वो दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, और अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो उसके लिए उनको अलग क्राइम मतलब दंड दिया जाएगा। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए थे। उसके बाद प्रत्येक ज़िले में फौजदारी व दीवानी न्यायालय की स्थापना की गई थी। हर एक ज़िले में
फौजदारी न्यायालय यानी फौजदारी कोर्ट और दीवानी कोर्ट की स्थापना उन्होंने करी थी। और साथ ही साथ जैसे कि हमने ऊपर देखा, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना उन्होंने की थी भारत के अंदर। कहाँ पे की थी? बंगाल में की थी। भारत के बंगाल मीन्स कोलकाता में की थी। तो अब हम इनके देख लेते हैं वाणिज्यिक सुधार। ये मैंने आपको सिर्फ की पॉइंट बताया है, आप चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके या 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब करके लिख सकते हो एग्ज़ाम में। बस मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट के तहत बताया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती ना तो थोड़ा सा वीडियो और लेंथी हो जाती, और मैं खुद से ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको ना आप, जैसे मैंने आपको समझाया है ना जो चीज़, उसको आप खुद लिखना, पॉइंट ऊपर लिखना और नीचे उसको 3 लाइन में डिस्क्राइब कर देना, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड, वाणिज्यिक सुधार। तो सबसे पहले इनका सुधार क्या था? ज़मींदारों के क्षेत्रों में शुल्क गृह यानी टैक्स हाउस को ख़त्म किया। क्या होता था? जो ज़मींदारों के क्षेत्र जो होते थे ना, ज़मींदारों ने अपने अपने क्षेत्र में एक टैक्स हाउस बना रखा था, और वहाँ से अगर कोई भी व्यापारी गुजरता था, मतलब वहाँ से अगर किसी का आना जाना होता था माल को लेकर, तो ज़मींदार क्या करते थे? उनसे टैक्स लिया करते थे। तो इन्होंने क्या करा, ज़मींदारों के क्षेत्र में जितने भी टैक्स हाउस बने थे, अनगिनत बने हुए थे, क्योंकि जैसे मान लो 10 मीटर, जैसे मान लो यहाँ बना है, फिर 10 किलोमीटर जाकर दोबारा बना होगा, फिर दोबारा बना होगा, तो ऐसे ही अनगिनत टैक्स हाउस वहाँ पर बने थे। तो फिर ये क्या करते हैं? टैक्स हाउस को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापारिक परिषद की गठन, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड का गठन करते हैं, यानी व्यापारिक परिषद का गठन करते हैं, ताकि व्यापार के लिए क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, कहाँ पे टैक्स देना है, कहाँ नहीं देना, और जहाँ टैक्स देना है वहाँ कितना देना है, वो सब कौन मैनेज करता था? बोर्ड ऑफ ट्रेड मैनेज करता था। और इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। उसके बाद पूरे इंडिया में जगह जगह टैक्स हाउस थे, सिर्फ 5 टैक्स हाउस को रखा, बाकी सभी ख़त्म कर दिए। जो कि 5 टैक्स हाउस मेन थे, उनका नाम कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद, हुगली और पटना। यहाँ पे टैक्स हाउस, एक एक टैक्स हाउस बनवाया गया। कोलकाता के अंदर एक टैक्स हाउस, ढाका के अंदर एक टैक्स हाउस, मुर्शिदाबाद के अंदर एक टैक्स हाउस। ऐसे ही इन्होंने सिर्फ 5 टैक्स हाउस रखे, बाकी जितने भी टैक्स हाउस थे उन सभी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद ये क्या करते हैं? राजकोष जो होता है ना, राजकोष को स्थानांतरित करते हैं। यानी पहले राजकोष मुर्शिदाबाद में हुआ करता था, अब वो उसको हटाकर कलकत्ता कर देते हैं। यानी राजकोष को स्थानांतरित करके, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कोलकाता में राजकोष शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों को व्यापारिक छूट मिलती थी, उसे ख़त्म कर दिया। ये क्या करते थे? कंपनी के जो अधिकारी होते थे ना, वो, कंपनी के अधिकारी का मतलब क्या है कि कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, और साथ ही साथ मतलब अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनको व्यापारिक छूट मिलती थी। यानी अगर कोई एम्प्लॉय भी है, वो अपना मतलब 8 घंटे यहाँ दे रहा है, और चाहे वो जैसे बिज़नेस करना, वो बिज़नेस भी कर सकता है, उसको बिज़नेस में व्यापारिक छूट जो मिलती थी उसे ख़त्म कर दिया वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद यहाँ पे जलाओ गलती लिखा है, जुलाहो आएगा, जुलाहो पर जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों पर रोक लगाई गई। ठीक, तो ये थे इनके सुधार। थर्ड हम पढ़ेंगे इनके शासन संबंधी सुधार क्या क्या थे। तो शासन से रिलेटेड इनके जो सुधार थे, पहला ये था कि बंगाल में जो दोहरा शासन था उसको समाप्त कर देते हैं, और इसमें यही लिखा होगा बस। और सेकंड है कि राजकोष को मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले जाते हैं। तीसरा है जो भारतीय कलेक्टर थे, भारतीय कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किए गए। इनका काम मालगुजारी एकत्रित करना था, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करना था। तो जहाँ पर जो टैक्स को कलेक्ट करने का काम पहले भारतीय कलेक्टर का हुआ करता था, अब वो अंग्रेज कलेक्टर को मिल गया। यानी इन्होंने भारतीय कलेक्टरों को हटाकर अंग्रेजी कलेक्टरों को नियुक्त किया। चौथा इनका सुधार था कि नायब दीवान पदच्युत कर दिए गए, और मालगुजारी की वसूली सीधे कंपनी अपने एजेंटों द्वारा करने लगी। वही कि जो हर जगह से जो भी टैक्स आ रहा था, टैक्स कलेक्शन का काम जो कंपनी है वो अपने एजेंट वगैरह से करवाने लग गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं इनके आर्थिक सुधार। इनका आर्थिक सुधार फर्स्ट ये है कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के नवाब की पेंशन जो थी 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी।
क्योंकि जो वारेन हेस्टिंग थे ना, ये आपको पता है कि कौन है, गवर्नर हैं, जनरल गवर्नर हैं। आपको पता है कि पहले वहाँ पर द्वैध शासन था, यानी कि बंगाल के नवाब भी शासन करते थे और अंग्रेज़ थे वो भी शासन करते थे। तो जो नवाब थे ना, बंगाल के नवाब को पेंशन मिलती थी 32 लाख की। तो ये इन्होंने क्या करा, 32 लाख की पेंशन को घटाकर 16 लाख, मात्र आधा कर दिया, 32 से घटाकर 16 कर दिया कि अब आपको पेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ 16 दी जाएगी। उसके बाद जो है कड़ा तथा इलाहाबाद के ज़िले शाह आलम से वापस लिए और वापस लेकर अवध के नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए। तीसरा सुधार इनका ये था कि कंपनी के कर्मचारियों की पेंशन में कमी कर दी। कंपनी के कर्मचारी को, जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट में जो काम करता है, जो गवर्नमेंट सर्विस में आफ्टर 60 ईयर्स उनको मतलब पेंशन वगैरह मिलती है 55 या 60 साल के बाद। तो जो इनको पेंशन दी जाती थी कंपनी के कर्मचारियों को, वो मिलती थी, लेकिन अब वो पेंशन जो है वो कम कर दी। इसके बाद हम देख लेते हैं लगान संबंधी सुधार। तो पहला सुधार ये था कि उन्होंने भूमि के लगान का 5 वर्षीय प्रबंध किया। सबसे अधिक रुपए देने वालों को भूमि 5 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी गई। मतलब पहले तो ज़मींदार हुआ करते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़मीन का ना बोली लगवाई गई कि जो इस ज़मीन को ठेके पर लेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 लोग हैं, 1 2 3 4, इसने बोला कि ये ज़मीन मुझे दे दो, मैं इसका ठेकेदार हूँ, मैं आपको 10 रुपये दूंगा, ठीक, मतलब महीने के। इसने बोला कि मुझे दे दो, मैं 12 रुपये दूंगा। इसने बोला कि मुझे दे दो, मैं आपको 15 दूंगा। और फोर्थ ने बोला कि इस ज़मीन को मुझे दे दो, मैं 20 दूंगा। तो जो ज़्यादा ऊंची बोली लगाता था उसको भूमि 5 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी जाती थी। तो उन्होंने ये 5 वर्षीय प्रबंध किया था 5 साल के लिए। उसके बाद लगान का जो संपूर्ण कार्य था वो गवर्नर जनरल ने अपने हाथ में ले लिया। जब पहले उन्होंने ये किया, फिर ना ये मतलब उनका किसी काम का नहीं रहा, यानी कि इससे उन्हें कोई फ़ायदा वगैरह नहीं हुआ। तो फिर वो बाद में क्या करते हैं, वो सारा जितना भी कार्य होता है, लगान से संबंधित जितना भी कार्य होता था ना, गवर्नर जनरल ने अपने हाथ में लिया तथा कलकत्ता को राजधानी बनाकर एक राजस्व समिति की स्थापना की। यानी कि एक राजस्व समिति बनाई कलकत्ता के अंदर और उसको बोला कि आप लोग यहाँ से कर वसूलोगे, टैक्स वसूलोगे। तो डायरेक्ट कंपनी अब मतलब जो है कंपनी के एजेंट जो थे वो ही टैक्स वसूलने लग गए। उसके बाद थर्ड था माल विभाग के लिए प्रत्येक ज़िले में एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया गया। उसकी सहायता के लिए एक भारतीय दीवान भी होता था। यानी कि हर एक ज़िला, मान लो ये एक ज़िला है, इस ज़िले का एक कलेक्टर हुआ करता था और इस एक कलेक्टर की हेल्प करने के लिए एक दीवान हुआ करता था। तो ये जो आपको पता है कलेक्टर वगैरह जो है, यूपीएससी वगैरह आपने सुना होगा, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब ना हमें अंग्रेज़ों से ही मिला है। कलेक्टर वगैरह और एसपी, डीएसपी, ये सब जो है हमें कलेक्टर से ही, मतलब कलेक्टर कह रही हूँ, अंग्रेज़ों से ही मिला है। ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में एक कलेक्टर और उसकी सहायता के लिए दीवान उन्होंने बनाया, मतलब दीवान को, भारतीय दीवान को रखा। उसे दीवानी मुकदमे के निर्णय का अधिकार दिया गया। जो दीवान जो होता था ना, उसको एक तरीके से एक और, मतलब उसके पास एक अधिकार और था कि वो मुकदमे, अगर कोई भी उसके पास मुकदमा आता है, मुद्दा आता है, तो वो उसका निर्णय का अधिकार उसको, मतलब वो, मतलब जैसे होता है ना कि उसको सॉल्व करवाना या उस पर क्या निर्णय निकलेगा, उसको मतलब बेसिकली सॉल्व करवाने का अधिकार भी उसको दिया गया। अब देखो फोर्थ यहाँ पर ये है कि लगान की दर निश्चित कर दी गई। महाजनों को सख्त मनाही कर दी गई कि वो किसानों को ऋण नहीं देंगे। तो चौथा उनका सुधार ये था। तो ये तो अभी तक हमने पढ़े इनके सुधार, वारेन हेस्टिंग के सुधार। अब जब वारेन हेस्टिंग सुधार कर रहे थे ना, तो वारेन हेस्टिंग के सुधार इतने अच्छे नहीं थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने अच्छे उनके सुधार लगे नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को वहाँ से जहाँ पे ये ब्रिटेन वगैरह से, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटेन से वो यहाँ भेजते हैं भारत में, बोलते हैं कि अब आप जाओ, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ना, इनके सुधार उनको कुछ समझ नहीं आ रहे थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसके बाद भारत के अंदर कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। 1786 से लेकर 1793 तक वो अपना शासन करते हैं।
अब इनका जो मुख्य जो लक्ष्य होता है, मेन जो एम था उनका, वो ये था कि एक ईमानदार कार्य करना तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना करना। और सेकंड है कि 1558 तक प्रभावी रहे। जो जो इन्होंने कानून बनाए थे ना, वो 1858 तक वो सभी कानून जो है वो प्रभावी रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या सुधार किए वो देख लेते हैं। अब इनके प्रमुख सुधार देख लेते हैं। पहला जो उन्होंने न्यायिक सुधार किया था, अब इनका न्यायिक सुधार देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, दीवानी अदालतों में सुधार किए और जो फौजदारी अदालतें थी ना उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी कि फौजदारी अदालतों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और दीवानी अदालतों में इन्होंने सुधार किया। पहले कलेक्टर के पास न्यायिक शक्ति भी हुआ करती थी। कलेक्टर के पास क्या क्या शक्ति थी, न्याय करने की शक्ति भी थी और साथ ही साथ टैक्स पावर जो थी ना वो भी शक्ति कलेक्टर के पास हुआ करती थी। परंतु अब सिर्फ कर संबंधी शक्ति ही बची, अर्थात यानी कि न्यायिक शक्ति ख़त्म कर दी गई। यानी कलेक्टर को ये बोला कि आप सिर्फ एक ही काम करो, ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स वाला काम भी करो, टैक्स पावर भी आपके पास हो और ये जो न्याय वाली है वो भी आपके पास हो। तो उससे मतलब जो है उनके पास जो न्याय वाली पावर थी, न्यायिक शक्ति थी, वो उनसे ले ली गई वापस और उनको सिर्फ ये कहा गया कि अब आपके पास सिर्फ आप यही देखो, टैक्स संबंधी यानी कर संबंधी शक्ति ही आपके पास है, आप सिर्फ उतने ही काम को मैनेज करो। तीसरा इन्होंने क्या करा, सर्किट कोर्ट की स्थापना की। सर्किट कोर्ट को 4 प्रांतीय कोर्ट भी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि सर्किट कोर्ट सिर्फ 4 प्रांत में ही स्थापित था। यानी कि जो 4 प्रांत थे मेन वहाँ पर एक मतलब बहुत बड़ा कोर्ट खुलवाया जिसको सर्किट कोर्ट कहा गया। और सर्किट कोर्ट को 4 प्रांत कोर्ट भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कोर्ट था सिर्फ 4 ही प्रांत में खुला गया था। उसके बाद है सदर निज़ामत की स्थापना कलकत्ता में की गई। सदर निज़ामत मतलब सुप्रीम कोर्ट, एज अ सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सेम उनके यहाँ पर सदर निज़ामत हुआ करती थी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्शन होता है दीवानी मामलों में, तो वो कहाँ पे जाएगा। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो सबसे पहले वो मुंसिफ के पास जाएगा, मुंसिफ कोर्ट में, जहाँ पे भारतीय थे, यानी कि वहाँ के जो जज वगैरह थे, जो न्याय देने वाले थे, वो भारतीय थे, इंडियन थे। अगर यहाँ से इनको कोई इंसाफ नहीं मिला तो वो जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार कोर्ट में। वहाँ पे कौन थे, यूरोपीय थे, यानी वहाँ का जज जो था वो यूरोप का था, यूरोपीय। उसके बाद वो अगर यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो जाएंगे जिला कोर्ट में, जिला कोर्ट में भी यूरोपीय थे। ठीक, अगर वो यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो जाएंगे 4 प्रांतीय न्यायालय में, जो उनके प्रांत का न्यायालय होगा, यानी सर्किट कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद अगर मतलब सर्किट कोर्ट उनका लास्ट होता है, सर्किट कोर्ट में तो उनको मतलब जो है वो मिल ही जाता था न्याय वगैरह। अगर उनको फिर भी न्याय वगैरह नहीं मिलता था तो वो उसके बाद जाते थे सदर निज़ामत। और सदर निज़ामत जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पर उनको एंड में कोई ना कोई न्याय मिल ही जाता था, क्योंकि इसके ऊपर और कोई न्यायालय नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है, ये देख लेना, पहले मुंसिफ में, फिर रजिस्ट्रार, देन जिला, 4 प्रांत, सर्किट कोर्ट। चलो उसके बाद हम देख लेते हैं कि व्यापारिक तथा कर सुधार इन्होंने क्या क्या किए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो कंपनी का अधिकारी व्यवस्थाएं नहीं, यहाँ पे व्यापार आएगा, व्यापार। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो व्यापार कर सकते थे, परंतु जो व्यापार में उनको छूट मिलती थी उसको ख़त्म करा। किसने ख़त्म किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये वारेन हेस्टिंग ने। अभी हमने पढ़ा वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय को बिजनेस के लिए छूट मिलती थी वो सब उसने ख़त्म करी। परंतु अब ये क्या करते हैं, ये कंपनी के अधिकारी जो भी थे, एम्प्लॉय थे, उनको व्यवसाय यानी व्यापार करने के लिए मना कर देते हैं, व्यापार करने पर रोक लगाते हैं। वो बोलते हैं भाई तुम एक ही काम करो, या एज अ कंपनी के एम्प्लॉय बनकर काम करो, या आप यहाँ से हट जाओ, अपना बिजनेस ही कर लो। ठीक, तो इनका मतलब सिंपल था कि जो एम्प्लॉय है कंपनी का वो बिज़नेस नहीं कर सकता। अगर किसी को बिज़नेस करना है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉय है तो वहाँ से सैलरी मिलती है, तो बिज़नेस की क्या ज़रूरत है उनको। तो यहाँ पर यही चीज़ था कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो
मतलब बिज़नेस वगैरह नहीं कर सकते थे, बिज़नेस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक। सेकंड था, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए व्यापार बोर्ड के सदस्य की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी। अभी हमने व्यापार पढ़ा था, व्यापार बोर्ड ट्रेड करके पढ़ा था ना, आपको याद होगा। तो जैसे कि आपको पता था कि उनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। तो इन्होंने क्या करा, 11 से जो घटाकर है 5 कर दिया, यानी 6 लोगों को निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। क्योंकि वहाँ पर जो इनकम वगैरह जो थी ना, वो टैक्स वगैरह भी वहाँ से उनको मिलता था, वो टैक्स भी रख लेते थे, सैलरी भी रखते थे। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने संख्या कम कर दी। अब कम कर दी, उनकी नौकरी ले ली, मतलब 6 लोगों को 5 लोगों को या 6 लोगों को सॉरी 6 लोगों को 6 लोगों को निकाल दिया। तो अब जो 5 लोग हैं वो काम ईमानदारी से करेंगे, वो भी सोचेंगे कि कहीं मुझे ना निकाल दें। तो ये था। तो उसके बाद जो तीसरा उनका सुधार था, तीसरा सुधार उनका प्रशासनिक सुधार था। प्रशासनिक यानी प्रशासन को लेकर जो कलेक्टर वगैरह थे ना, जब वो मतलब भारत के अंदर आए, उन्होंने मतलब बहुत चीज़ें देखी। फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो कलेक्टर वगैरह जो है वो घूसखोरी कर रहे हैं, या जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कलेक्टर वगैरह जो थे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन सभी की जो वेतन था ना वो बहुत कम था, वेतन वगैरह सैलरी वगैरह बहुत कम थी। तो ये प्रशासनिक सुधार में ये क्या करते हैं कि कलेक्टर के बोलते हैं, भाई अब आप एक काम करो, मतलब अपने आज जो भी उनके मंत्री वगैरह, मंत्री तो नहीं, खैर उनके जो भी होते थे, उनको बोलते थे कि आप लोग एक काम करो, कलेक्टर जो है उनके वेतन की वृद्धि करो। तो कलेक्टर के वेतन की वृद्धि वहाँ पर हुई। उसके बाद है वो देखते थे कि कलेक्टर को कुछ सुख सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जो भी पर्सन होता है जो यूपीएससी वगैरह क्रैक कर लेता है, उसको कितनी सारी सुविधा मिलती है। जैसे कि अगर मान लो वो सो के उठे हैं, तो एक लोग उनके सेल्फ टेक केयर के लिए उनके पास होता है कि मतलब जैसे मान लो उनको नहाना है तो उनके लिए पानी रखना, या मीटिंग में जाना है तो उनके लिए गाड़ी तैयार करना, क्या टाइमिंग रहेगी मीटिंग की, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह जो लोग क्रैक करते हैं, उनके संग एक एजेंट रहता है ना। तो उस टाइप की सुख सुविधा जो है, मतलब ये जो सुख सुविधा है ना यूपीएससी वालों को मिली है, वो यहाँ से मिली गई है बेसिकली। जो इन्होंने सुधार किए थे ना, वारन हेस्टिंग ने नहीं, ये डलहौजी कह रही हूँ, डलहौजी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए थे ना, यही सुधार आगे जाकर हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपनाए थे। उसके बाद जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर भी कहा जाता है। देखो सिविल सर्विसेज आ गए ना, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इतने ज़्यादा सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार, कि इसीलिए इनको सिविल सर्विसेज का फादर यानी कि जनक भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो मेन था ना इसमें, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका मेन ये देखो, बस मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने आपको पार्ट 2 में कवर करवा दिया गया था, जो कि आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था। सेकंड आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का सुधार पूछ सकता है। और थर्ड आपसे पूछ सकता है जो आपके ये वारन हेस्टिंग है, इनके द्वारा किए गए सुधार। इन यही 3 क्वेश्चन हैं जो आपके मेन हैं इस यूनिट में से, इसके अलावा और बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इन 3 क्वेश्चन को कर लेना, आपके जो है आराम से जो 15-20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आराम से आप कवर कर लोगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।